हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पिछले क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इन लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, हाउ मेनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आर देयर, एंड टुडे वी शैल रीड अबाउट द एक्सेप्शंस इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इनके एक्सेप्शंस की बात करेंगे। जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आई हैव रिटन हियर। पहला एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सेप्शंस इन ईच एंड एवरी वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको इस सब के बारे में बता दिया था कि ये एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और कैसे इसका वेरिएशन होता है। फिर से मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अगर हम इसके वेरिएशंस की बात करेंगे और उस वेरिएशन के साथ साथ इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहला वाला, अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है, जो ट्रेंड होता है, वी नो दैट इज़ व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देन इट decreases, okay, and when we move in a group from top to bottom, तो then it increases। ये हमने आपको बता दिया था। ये इसका जनरल ट्रेंड होता है कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वह एक्सेप्शंस आपको याद रखना होगा कि कैसे इसका एटॉमिक साइज इफेक्टिव होता है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें बच्चों, तो सेकंड पीरियड में हमको पता है कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन एंड देन नियान। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो जनरल ट्रेंड की बात करने में हम ये क्या कहेंगे कि अगर हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो देन इट डिक्रीजेज। इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसमें पाया जाता है बेटा। किसमें पाया जाता है? इस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो कितना होता है? 70 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना होता है? इससे बढ़ता है 74 हो जाता है। और इस फ्लोरीन का कितना होता है बेटा? 72। ध्यान देंगे, अगर हम इसकी बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान की, तो इनका जो वेरिएशन होगा द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज। लेकिन अगर हम यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो पूरे सेकंड ग्रुप में मिनिमम होता है, यानी स्मॉलर। ओके बेटा, सबसे स्मॉलर वैल्यू किसकी होती है? नाइट्रोजन की। लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, बट इसकी वैल्यू बढ़ती है और इसके बाद फिर इसकी वैल्यू इससे कम होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में इसकी वैल्यू बढ़ती है और फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन के बीच में इसकी वैल्यू घटती है। तो पहला एक्सेप्शन होगा कि नाइट्रोजन हैज़ द स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई इससे थोड़ी सी बड़ी और ऑक्सीजन से छोटी फ्लोरीन की होती है। व्हाट इज़ द काज बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है ये आपको ध्यान देना होगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होगा बच्चों और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन sp-df फॉर्म में करें तो 1s2 2s2 और 2p3। इसका कारण यही है कि ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन के केस में p सब सेल में सारे p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दैट इज़ द स्टेबल कंडीशन। और जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में चलते हैं या ऑक्सीजन से फ्लोरीन में चलते हैं तो इस ऑक्सीजन में अगले कंडीशन में, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से आगे चलने पर नाइट्रोजन का
जो साइज होगा वो सबसे कम होगा ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इन द पी सब सेल। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसा वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्रम से बढ़ने लगता है। तो आपका जो एक्सेप्शंस आ गया बेटा वो यही मिला कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में वेरिएशन होता है। नाइट्रोजन का सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन। हालांकि इससे कम होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़ता है, फिर इसके बाद वाले में इसकी वैल्यू कम होती है। और दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम आपको बताएंगे एटॉमिक रेडियाई जो होगी बेटा, इन तीनों को, मतलब अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा था, फिर ऑक्सीजन आ रहा था, फिर फ्लोरीन आ रहा था, तो इस तरह से अगर हम किसी भी पीरियड में चलते हैं तो यहाँ से यहाँ चलने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो हाइड्रोजन्स की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। इसके बाद जो नियान का पोजीशन है, इस नियान को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस जो होता है, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वह लार्जर होती है। मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के बाद जब इनर्ट गैस में चलेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। व्हाट इज़ द काज बिहाइंड इट? इसके पीछे हम काज क्या दे सकते हैं कि यह इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस में जो रेडियाई होगी वो क्या होगी? वांडर वाल। क्या होगी बेटा? वांडर वाल्स रेडियाई। और जो वांडर वाल्स रेडियाई होगी वो हमेशा किससे? इज़ ऑलवेज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियाई। क्या होगा? कोवैलेंट रेडियाई। तो इसका कारण यही हो सकता है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वांडर वाल रेडियाई होगी, और इसके कारण इसकी रेडियाई हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट रेडियाई से बड़ी होगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियाई जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। यस बच्चों, अब हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट। और ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों नियान का जो साइज होगा, जो नियान का साइज होगा वो क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वह ज़्यादा होगा। इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसा होता है। देखिए मैंने इसको भी मिटा दिया। नंबर 1 क्या था बेटा? एटॉमिक रेडियाई, और दूसरा था आयनिक रेडियाई। तो हमने आपको बताया कि एटॉमिक रेडियाई में पहला ख़त्म हो गया। एटॉमिक रेडियाई में नियान की साइज़ बड़ी क्यों होती है, यानी इनर्ट गैस की रेडियाई बड़ी क्यों होती है? उसके कारण ये होता है कि उनका जो सारा सेल होता है वो पूरी तरह भरा होता है। इसके कारण उनके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है। इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिपलिंग टू ईच अदर, तो इसलिए उनकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनर्ट गैस की साइज़ बड़ी हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, नंबर 2, जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में क्या एक्सेप्शंस होते हैं ये आप जानेंगे। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई में हमने आपको बताया था कि आयंस, कैटायंस और एनायंस, कैटायन की साइज़ हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है और एनायन की साइज़ हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। लेकिन अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मिल जाते हैं, उसमें आपसे पूछता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में इसकी साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में अगर हम फ़र्क देखें तो बेटा, अगर हम चलते हैं कहाँ से, सपोज कर लिए हमारे पास नाइट्राइड आयन है, हमारे पास ऑक्साइड आयन है, हमारे पास फ्लोराइड आयन है, हमारे पास सोडियम आयन है, हमारे पास मैग्नीशियम आयन है, हमारे पास एल्युमिनियम आयन है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सब क्या होगी बेटा? 7 + 3 10 10 10 10 10 और 10। तो सब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? सब में 10 होंगे। इसलिए इसी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की जो साइज होगी उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे? वी कैन से दैट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बाई
डिक्रीजिंग द। तो आयनिक रेडियाई में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कह रहे थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जो साइज होगी वो कब बढ़ेगी और कब घटेगी। जैसा कि हमने यहाँ सब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइंस लिखे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है दिखाई दे रहा है, और इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12 होगा और 13 होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से अगर हम इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइंस के रेडियाई की बात करें बच्चों, तो देन वी कैन से नाइट्राइट आयन इज ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन सोडियम आयन, सोडियम आयन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम आयन, and magnesium ion is greater than aluminum ion. This we can say the ionic radii increases by decreasing the nuclear charges. तो it was all about the ionic radii exceptions. अब हम बात करते हैं बच्चों नंबर 3rd पॉइंट which is known as the ionization potential. ये क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम IP भी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है, अगर हम डिफाइन करें तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट 1 or more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब अगर इसकी पॉइंट की बात करें कि यह किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है, नंबर पहला ये डिपेंड करेगा बेटा नंबर ऑफ सेल्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज। नंबर तीसरा होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम सील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नंबर चौथा होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होगा ये, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और नंबर जो 5वां होगा उसको कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इन चारों पांचों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले क्लास में कि कैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेज, एंड व्हेन वी मूव इन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो देन इट डिक्रीजेज। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट और इसी नंबर ऑफ सेल्स जानते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर इसको जानना है शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को तो ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। बीच में बेटा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इसके बाहर सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सील्ड करेगा। क्या करेगा, इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। गौर से देखेंगे इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर सेल में और इस प्रोटॉन में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको बीच में कवर करता है, सील्ड करता है। कौन, इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं हम सील्डिंग इफेक्ट। तो इस और इसके बीच में इस इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी रक्षा या उनकी शील्डिंग करता है इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। तो इस नाते कहते हैं कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द इनर सेल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट के नाते उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो कम होगा। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट की, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि S, P, D और F, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, किस सेल में, S में है, P में है, D में है और F में है, तो S इज़ ग्रेटर देन P, P इज़ ग्रेटर देन D, D इज़ ग्रेटर देन F। यह पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर S में है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन P में है तो थोड़ा सा कम, अंतिम इलेक्ट्रॉन D में है तो थोड़ा सा और कम, और अंतिम इलेक्ट्रॉन F में है तो सबसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे अभी हम इसको एक्सेप्शंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में होता है इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर फुली फील्ड और हाफ फील्ड तो देन इट इज सेड टू बी द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इनटू द स्टेबल कन्फिगरेशन तो देन
its ionization potential will be larger or higher in other comparison। आइए इसी के बेस पे हम आपको बताते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकता है। लेट्स सी, अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें बच्चों, सेकेंड पीरियड की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? नियॉन। तो यहाँ से अगर हम इनके जनरल ट्रेंड की बात करें तो वी कैन से वाइल मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेज, यहाँ से इनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन बेटा ये एक एक्सेप्शंस होता है बेरिलियम और बोरान में, और एक एक्सेप्शंस होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। आइए इसी को हम ध्यान देंगे। इसकी जो वैल्यू होगी इससे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा इसकी। तो इस तरह से जो वेरिएशंस है, अगर हम बेरिलियम और बोरान में वेरिएशंस देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 4 होता है, 2 and 2, और इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1s2 और 2s2। ठीक। अगर हम बोरान की बात करें एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 और 3, और यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा बेरिलियम और बोरान में क्या है, बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो s सब सेल है, और s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो फुली फील्ड हैं, जबकि बोरान में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों? p सब सेल में है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ना तो ये फुली फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इन कंपेरिजन टू दिस मच। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में बोरान का आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर होना चाहिए, बट इट इज़ लोअर देन द बेरिलियम। द एक्सेप्शंस इज, क्वेश्चन पूछेगा वाई अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम शुड बी स्मॉलर देन बोरान, वाई इट इज़ लार्जर देन द बोरान। तो लिखेंगे बिकॉज इन बेरिलियम द स्टेबल कन्फिग्रेशन इज फाउंड, इन दैट केस we have to put more energy to take out the electron from the outermost cell। तो इसीलिए इसका जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, इसलिए इस स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट्स वाई। सेम कंडीशन बेटा अगर हम इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो यही कंडीशंस हम इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5। क्या होगा बच्चों? 1s2, 2s2 और 2p3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8 बच्चों 2 and 6, क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p4। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो दैट शुड बी हायर देन द नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। यू कैन सी द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द पी सबसेल, और पी सबसेल का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या दिखाई दे रहा है? वो हाफ फील्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी सबसेल्स में, सारे पी ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाता है, बिकॉज इट इज़ हाफ फील्ड। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज़ हाफ फील्ड आर फुली फील्ड in any element, तो then it is having very stable configuration। तो stable configuration के नाते यहाँ से एनर्जी निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है इन कंपेरिजन टू दिस मच। अगर हम 2p4 की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको बहुत कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यह इसको अचीव कर लेगा। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो रीजन देंगे बेटा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम इज फुली फील्ड, दैट्स वाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फील्ड, once again I am repeating, and the electronic configuration of beryllium is fully filled, that's why the ionization potential of beryllium is larger than the boron। so this is the exceptions into the ionization potential। now after that we will discuss the next point and the point is क्या होगा बेटा? नंबर 4था पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
सॉरी नंबर 4th वन है EGA, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGA इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, अगर हम इसका डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। तो उसी में जो एनर्जी निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसमें जो वेरिएशंस होता है, जो पूछता है वो क्या कहता है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। कहता है कि हमेशा किसी भी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी, ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्साइड आयन बना लेता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, सबसे पहले दिस ऑक्सीजन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म O-, और सेकेंड कंडीशन में करेगा O- वंस अगेन टेक द इलेक्ट्रॉन तो ये फॉर्म द ऑक्साइड आयन। तो यहाँ जो डेल्टा H1 होगा दैट इज इक्वल टू, और डेल्टा जो H2 होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, डेल्टा H1 की वैल्यू होगी बेटा -141 किलो जूल पर मोल, और ये होगा बेटा +780 किलो जूल। ये आपको इसी में एक्सेप्शंस बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, वाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो आपको यही ध्यान देना होगा बेटा, सबसे पहले जब आप किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होगी, देयरफॉर वी कैन से इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिवली चार्ज। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो आपके पास ऑलरेडी क्या था, निगेटिवली चार्ज आयन था। इस निगेटिवली चार्ज आयन में फिर आप इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होता है, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इट इज़ वेरी टफ। टफ का मतलब हो गया 2 सेम चार्ज वाले आयंस में हमेशा रिपल्सन होता है। तो इनके बीच में जब इसको इसमें डालेंगे तो ऑक्साइड आयन बन गया। तो इसको इसमें डालने पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, +780 किलो जूल के बराबर होगी। तो पहला कहेंगे इसका कारण है कि बिकॉज न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब निगेटिवली चार्ज आयन से क्या हो गया, O- निगेटिवली चार्ज आयन हो गया, इसमें फिर हम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो यहाँ कहेंगे एनर्जी इवॉल्व होगी और यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो दैट्स वाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो होता है बेटा, ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया, आई होप यू हैव रिटन। एंड द सेकंड एक्सेप्शन इज देयर व्हेन वी मूव, गौर से देखेंगे, जब हम किसी पीरियड में ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसेटीन, अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज़ करती है। क्या होगी, डिक्रीजेज। लेकिन एक एक्सेप्शंस आता है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन और क्लोरीन में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन ऑलवेज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से बड़ी होती है। यही आपको एक्सेप्शंस दिखाना है। क्या करना है, एक्सेप्शंस पूछता है वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन द क्लोरीन, जबकि होना ये चाहिए कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से कम होना चाहिए। तो द काज बिहाइंड इट, द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ दिस वन, इट इज़ ड्यू टू द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन की जो साइज़ है वो क्लोरीन से छोटी होती है, इसलिए ऐसा होता है कि इसकी साइज़ छोटी होगी, माने इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो ये होगा बेटा नंबर चौथा पॉइंट, जिससे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Today, once again I am repeating my words. Today we are discussing the exceptions into the periodic properties. Periodic properties I explained in my last class. And number next and last beta, electronegativity. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत आसान है। अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो देन वी कैन से it is known as the
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फिर आप देखेंगे H और Cl, अगर हम H और Cl की बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये इससे बेटा शेयर कर लिया तो H सिंगल बॉन्ड Cl, इनके बीच में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पार्शियली, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कोई बहुत खास एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कितना होता, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 यानी 4.0 सबसे हाईएस्ट क्या होगा, सीजियम की, फ्रांसियम की, सॉरी फ्लोरीन की, और जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, सीजियम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.7। तो इस तरह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी को अगर हम उल्टा कहें, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज highly electropositive element in the periodic table. So it is all about the exceptions in the periodic properties. So today we have finished the exceptions into the periodic properties. अब अगली क्लास में हम लोग कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बेटा, if you have any type of the query, any problem, तो then you have to ask कि आपको क्या परेशानी आ रही है, किसको समझने में परेशानी आ रही है, या किस टॉपिक में और भी आपको जानने की इच्छा है, वो आप हमको मैसेज करें, आप ये हमको बताएं कि इन विच टॉपिक यू आर हैविंग द प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच।